हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में लॉरेंस रूपांतरण समीकरणों के परिणाम यानी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं एक बार रिमाइंड करवा दूं कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का जो डेरिवेशन है पूरा, उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चेकआउट कर सकते हैं। एक बार मैं रिजल्ट्स रिकॉल कर रही हूँ। यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ लिखा है वो लॉरेंस रूपांतरण समीकरण या लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का ही एक फॉर्म है, ठीक है। और ये हमें क्या बताता है, अगर कोई दो निर्देश तंत्र या दो रेफरेंस फ्रेम्स हैं, एक रेफरेंस फ्रेम S जो कि स्थिर है और दूसरी रेफरेंस फ्रेम S डैश जो कि S के सापेक्ष v वेग से x दिशा में गतिशील है। मीन्स वन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम S इज स्टेशनरी व्हाइल another reference frame S dash is moving with a velocity v with respect to frame S along positive x direction। यानी एक स्टेशनरी और एक मूविंग रेफरेंस फ्रेम है। इसका मतलब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, सापेक्ष गति हो रही है दोनों निर्देश तंत्रों में। तो फिर किसी भी बिंदु, किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y, z और t, चार कोऑर्डिनेट्स होते हैं रिलेटिविस्टिक डायनेमिक्स के हिसाब से, x, y, z और t। x, y, z और t निर्देशांक स्थिति और समय के निर्देशांक होते हैं। तो अगर S फ्रेम में वो निर्देशांक x, y, z, t हैं, तो S डैश फ्रेम में x डैश, y डैश, z डैश और t डैश होंगे और उनके बीच का रिलेशन ही लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाता है। तो वो हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। जस्ट मैंने यह रिजल्ट आपको एक बार रिकॉल करने के लिए आपकी सुविधा के लिए लिखनी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने समक्षणिकता यानी सिमल्टेनिटी के बारे में पढ़ा था और हमने ये बताया था, प्रूफ किया था, डिस्कस किया था कि समक्षणिकता भी आपेक्षिकी होती है। साइमल्टेनिटी इज ऑल्सो रिलेटिविस्टिक, ठीक है। अलग अलग फ्रेम में कोई दो घटनाएं किसी एक फ्रेम में अगर साइमल्टेनियस है, समक्षणिक है, तो जरूरी नहीं कि दूसरे फ्रेम में भी समक्षणिक यानी साइमल्टेनियस हो, ठीक है। तो अब हम आज यहाँ लॉरेंस रूपांतरण समीकरण के परिणाम के रूप में देखेंगे कि लंबाई भी, लेंथ इज ऑल्सो रिलेटिविस्टिक, लंबाई भी आपेक्षिकी होती है। इसका मतलब किसी चीज की लंबाई अगर फ्रेम S में L0 है तो फ्रेम S डैश जो कि मूविंग है, S के सापेक्ष गतिशील है, कोई जरूरी नहीं है कि वो S डैश में भी उसकी लंबाई L0 ही हो, जबकि उसकी लंबाई कुछ अलग ही होगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मान लो मेरे पास एक रॉड, एक छड़ है जिसकी उचित लंबाई, प्रॉपर लेंथ यानी असली लंबाई वो L0 है, असली लेंथ, ठीक है। L0 उसकी असल लंबाई है। अब कोई प्रेक्षक है जो फ्रेम S में बैठा है O पे, कोई दूसरा ऑब्जर्वर है जो फ्रेम S डैश में बैठा है O डैश पर, ठीक है। तो O वाले ऑब्जर्वर, O वाले प्रेक्षक के लिए इसके दोनों सिरों के जो निर्देशांक होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टू एंड्स ऑफ द रॉड x1 और x2 हैं। लेकिन S डैश फ्रेम में बैठे हुए प्रेक्षक के लिए इसके निर्देशांक कुछ अलग होंगे, वो होंगे x1 डैश और x2 डैश, ठीक है। और यहाँ x1 और x1 डैश के बीच का रिलेशन, x2 और x2 डैश के बीच का रिलेशन हम इससे निकाल सकते हैं। यही रिलेशन होता है लॉरेंस इक्वेशन, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर निर्देशांक अलग अलग होंगे तो लंबाई भी इन दोनों के लिए अलग अलग होगी, तो हम इसको सिद्ध करेंगे, प्रूव करेंगे। मान लीजिए कि S डैश फ्रेम वाले प्रेक्षक के लिए इस छड़ की लंबाई, लेंथ ऑफ द रॉड L है, तो आसानी से मैं लिख सकती हूँ L0 होगा x2 माइनस x1, जबकि L होगा x2 डैश माइनस x1 डैश। बिल्कुल सीधी सी बात है, हम इजीली इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो L0 है, x2 माइनस x1, इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मार्क कर देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, x2 और x1 की वैल्यू x2 डैश और x1 डैश के रूप में लिख रहे हैं लॉरेंस रूपांतरण समीकरण का प्रयोग करके। मैं फिर से एक बात बता दूं कि यहाँ y और z कोऑर्डिनेट, y और z निर्देशांक चेंज नहीं होते हैं अगर फ्रेम S डैश की गति x दिशा में हो रही है। इफ द फ्रेम S डैश इज मूविंग अलोंग x डायरेक्शन देन y एंड z कोऑर्डिनेट्स डू नॉट चेंज। इसलिए सिर्फ x कोऑर्डिनेट का ही ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ बताया है। ये सब हमने प्रूव किया है, डिराइव किया हुआ रिजल्ट, ओके। सो हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इक्वेशन 1 में x2 और x1, x2 माइनस x1 है, x2 x1 की वैल्यू लॉरेंस रूपांतरण समीकरणों से लिख रहे हैं, ठीक है। तो
x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x2 का मान इस हिसाब से क्या होगा, मैं यहां लिख देती हूँ एक बार कि x2 होगा x2 डैश माइनस वीटी डैश प्लस वीटी डैश अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। यहाँ टी डैश एस डैश फ्रेम में टाइम है, समय निर्देशांक, और जो v है वो एस डैश फ्रेम का एस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है। इसी तरह से x1 होगा आपका x1 डैश प्लस वी टी डैश अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ओके, ये दोनों वैल्यू यहां रख रहे हैं, x2 माइनस x1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो x2 मतलब x2 डैश प्लस वी टी डैश अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस x1 डैश मतलब x1 मतलब x1 डैश प्लस वी टी डैश अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वैल्यू रखी है x2 x1 की x2 डैश और x1 डैश के रूप में। अभी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं, दोनों में आ रहा है, इसलिए यहाँ आता है x2 डैश प्लस वी टी डैश माइनस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होने से ये दोनों टर्म नेगेटिव हो जाएगी, तो हमारे पास प्लस वी टी डैश और माइनस वी टी डैश आपस में कैंसिल हो सकते हैं। कुल मिला के हमें मिलता है x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ओके, या फिर x2 माइनस x1 को L नॉट लिख देते हैं और x2 डैश माइनस x1 डैश को L लिख देते हैं, तो L नॉट इज इक्वल टू L अपॉन दिस। इसका मतलब L इज इक्वल टू L नॉट इंटू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। सो व्हाट डज दिस शो कि यहाँ L जो है वो L नॉट के कंपैरिजन में स्मॉलर है, L इज स्मॉलर देन L नॉट, L नॉट की तुलना में छोटा है। इसका मतलब S डैश फ्रेम में जो प्रेक्षक है उसको इसकी लंबाई असल लंबाई से कम प्रतीत होती है, लंबाई में संकुचन प्रतीत होता है, ऑब्जर्व होता है। द लेंथ इज ऑब्जर्व टू बी कॉन्ट्रैक्टेड। यही रिलेटिविटी का इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेंस है, या लॉरेंस इक्वेशन का इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेंस है। कितनी ताज्जुब की बात है, ठीक है। लेकिन हम अपने डे टू डे लाइफ में इस कॉन्ट्रैक्शन को ऑब्जर्व इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि डे टू डे लाइफ में जो वेलोसिटीज होती हैं रेफरेंस फ्रेम की v, वो c की तुलना में बहुत छोटी होती है, ठीक है। हमारी डेली लाइफ में जो v है वो वेरी वेरी स्मॉलर देन c होता है, तो v वेरी वेरी स्मॉलर देन c होने से v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर वेरी वेरी लेस देन 1 होगा। इसलिए ये जो राशि है ये लगभग, मतलब ये नेग्लिजिबल हो जाएगी, 1 से बहुत छोटी है, तो लगभग ये दोनों लंबाइयां हमें बराबर ही नजर आती है, क्योंकि ये क्वांटिटी 1 से बहुत बहुत छोटी है, तो ये लगभग 1 ही रह जाएगा ये रिजल्ट, इसका वैल्यू तो लगभग बराबर हमें प्रतीत होती है ना। लेकिन असल में जो भी v है, और इसलिए रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज के लिए, आपेक्षिकी वेगों के लिए, जब v कंपेरेबल टू c हो जाता है, अगर v कंपेरेबल टू c है तो v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर भी 1 के कंपेरेबल होगा या 1 के आसपास होगा। उस केस में ये सिग्निफिकेंट चेंज हमें देखने को मिलता है कि L लेस देन L नॉट है, तब लंबाई में संकुचन प्रतीत होता है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप बहुत मतलब ऐसी रेफरेंस फ्रेम एस डैश में है जो कि काफी अच्छे C के कंपेरेबल स्पीड से चल रही है ना, और आपको लंबाई में संकुचन ऑब्जर्व हो भी रहा है कि भाई ये रॉड है, इसकी लंबाई L है, वो असली लंबाई L नॉट से थोड़ी छोटी, आप मेजर करोगे यहाँ बैठ के, एस डैश फ्रेम में बैठ के इसको मेजर करोगे L को, मान लो असल में ये 6 फीट की रॉड है ना, और V और C का रिलेशन कुछ ऐसा है कि V स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की वैल्यू 1/2 है मान लीजिए, या 1/4 है, ठीक है। तो उस हिसाब से कुछ ऐसा रिजल्ट मिलता है आपको, सपोज कि अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर जो है, ठीक है, वो हाफ है, सपोज ऐसी कंडीशन है, हाफ है, तो यानी L इज इक्वल टू L नॉट इंटू दिस, यानी L हो जाएगा आपका L नॉट इंटू हाफ। तो अगर L नॉट 6 फीट है तो L क्या हो जाएगा 3 फीट।
तो उस हिसाब से आपको 6 फीट की रॉड 3 फीट की प्रेक्षित होगी, ऑब्जर्व होगी। लेकिन जब उसको देखेंगे, व्हेन यू सी इट, तो आपको उसमें कोई एबनॉर्मलिटी नजर नहीं आएगी। आपको लगेगा नहीं कि उसकी लंबाई छोटी है, वो आपको छोटी दिखाई नहीं देगी, लेकिन ऑब्जर्व होगी। ठीक है, तो यही है रिलेटिविटी के बारे में एक बहुत ही फेमस कोट है, इसीलिए कि या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, कि लंबाई में संकुचन जो होता है उसे प्रेक्षित किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। इट कैन बी ऑब्जर्व बट कैन नॉट बी सीन। आप मेजरमेंट लोगे तो वो चेंज आपको दिखाई देगा, मतलब ऑब्जर्व होगा, लेकिन आप देखेंगे विजुअली आपको नजर नहीं आएगा, आप उस चेंज को ऑब्जर्व मतलब रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। So that's why it can be observed but cannot be seen. So this is all about length contraction, लंबाई में संकुचन. It is one of the consequences of Lorentz equation. Okay, अब हम लॉरेंज रूपांतरण समीकरण यानी लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के दूसरे परिणाम, सेकेंड कॉन्सिक्वेंस, सेकेंड रिजल्ट, सेकेंड कॉन्सिक्वेंस की बात करते हैं। ये होता है टाइम डायलेशन यानी काल विस्फारण। ठीक है, काल विस्फारण यानी कि जो टाइम है वो भी एक रिलेटिविस्टिक फिनोमेना है, रिलेटिविस्टिक कोऑर्डिनेट है, आपेक्षिकीय परिघटना है, समय, टाइम भी। यही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक और रिजल्ट है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या होता है, वापस से मैंने लॉरेंस रूपांतरण समीकरण, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का जो सेकंड या ओरिजिनल फॉर्म है वो लिख दिया है। इसमें भी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, अर्थ इनके वही है कि एस डैश फ्रेम में इनके कोऑर्डिनेट हैं और एस फ्रेम में इनके कोऑर्डिनेट है, उन दोनों के बीच का संबंध यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, अब हम समय कैसे परिवर्तित होता है वो विचार करेंगे, वो समझेंगे, क्योंकि वही बात हो गई, क्योंकि टाइम रिलेटिव है, समय अपेक्षिकीय है, सापेक्ष है, तो इसका मतलब एस फ्रेम में किसी दो घटनाओं के बीच में जो टाइम हमें देखने को मिलता है, इंटरवल देखने को मिलता है, एस डैश फ्रेम में वो अलग भी हो सकता है। जैसे कि साइमल्टेनिटी वाले वीडियो में हमने समझा था कि दो अलग अलग निर्देश फ्रेमों वाले प्रेक्षकों के लिए कोई घटना, दो घटनाओं के बीच का समय जरूरी नहीं कि साइमल्टेनियस सेम हो। तो उसी का एक जनरल फॉर्म हम यहाँ पढ़ने वाले, वो एक स्पेसिफिक केस था, हम यहाँ जनरल फॉर्म पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारी वही एस और एस डैश फ्रेम है, जिसमें एस फ्रेम स्टेशनरी स्थिर है और एस डैश एस के सापेक्ष v वेग से गति कर रही है। ठीक है, तो एक प्रेक्षक है जो प्रेक्षक नहीं, इस बार हमने घड़ी रखी, जो घड़ी लेके बैठा है, प्रेक्षक है, उसके पास घड़ियां भी है। प्रेक्षक ऑब्जर्वर एस फ्रेम में घड़ी लेके बैठा है और एक दूसरा प्रेक्षक एस डैश फ्रेम में एक घड़ी लेकर बैठा है। ठीक है, अब कोई दो घटनाएं होती हैं, टू फिनोमेना, टू इवेंट्स टेक प्लेस, दो परिघटनाएं होती हैं और एस फ्रेम में लगी हुई घड़ी, उनके बीच में जो टाइम इंटरवल नोट करती है वो डेल्टा टी है, और एस डैश फ्रेम वाली घड़ी उन्हीं घटनाओं के बीच में टाइम इंटरवल डेल्टा टी डैश नोट करती है। ठीक है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि मान लो अगर घटनाओं के बीच में लगा हुआ हमें टी डैश है तो वो T2 माइनस T1 होगा, इनिशियल टाइम, फाइनल माइनस इनिशियल टाइम, और यहाँ डेल्टा टी डैश जो होगा वो T2 डैश माइनस T1 डैश होगा। मैं क्लियरली लिख देती हूँ थोड़ा इन दोनों को। तो यानी डेल्टा टी डैश यानी एस डैश फ्रेम वाली घड़ी ने जो टाइम इंटरवल, समय अंतराल नोट किया वो है डेल्टा टी डैश, वो होता है T2 डैश माइनस T1 डैश। समय अंतराल, टाइम इंटरवल आप सब समझते हैं, दो समय का अंतर। इसी तरह से एस फ्रेम वाली घड़ी ने जो टाइम इंटरवल, समय अंतराल नोट किया वो होता है T2 माइनस T1। तो अब ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, हम T2 डैश और T1 डैश का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं T2 और T1 के टर्म्स में। ठीक है, तो वो हम लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे कि T1 डैश जो होगा वो T1 माइनस वी एक्स बाय सी स्क्वायर, वी एक्स बाय सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर होगा, और T2 डैश होगा T2 माइनस वी एक्स बाय सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी। ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का यूज करके हमने लिखा है। अब हम इनकी सहायता से डेल्टा टी डैश निकाल लेंगे। ओके, तो डेल्टा टी डैश यानी T2 डैश माइनस T1 डैश की वैल्यू रख रही हूं मैं दोनों की।
T2 डैश की वैल्यू क्या है यहाँ, वो है T2 माइनस वी एक्स बाय सी स्क्वायर अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस T1 डैश क्या है, T1 माइनस वी एक्स बाय सी स्क्वायर अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, दोनों की वैल्यू पुट करिए, कुछ भी नहीं किया है, एकदम सिंपल मैथमेटिक्स। अभी हम 1 अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं इसमें से। ठीक है, और ब्रैकेट ओपन करके माइनस को भी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आता है T2 माइनस वी एक्स बाय सी स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट में माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन बदल जाएंगे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो माइनस T1 और माइनस माइनस प्लस वी एक्स बाय सी स्क्वायर। बिल्कुल आसान है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। माइनस वी एक्स बाय सी स्क्वायर प्लस वी एक्स बाय सी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, हमें क्या मिलता है, T2 डैश माइनस T1 डैश इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 समीकरण 1 और 2 से इनके मान रख देते हैं, तो T2 डैश माइनस T1 डैश को हम डेल्टा T डैश लिख देते हैं, T2 माइनस T1 को डेल्टा T लिख देते हैं, √1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ कि डेल्टा T डैश जो है वो डेल्टा T से अधिक है, डेल्टा T डैश इज ग्रेटर देन डेल्टा T। तो इसका मतलब क्या है कि जो टाइम इंटरवल, जो घटना एस जो असल में हो रही है, तो एस फ्रेम वाले ऑब्जर्वर को लगता है कि उसमें टाइम कम लग रहा है, जबकि एस डैश वाले फ्रेम वाले ऑब्जर्वर प्रेक्षक के लिए उसमें लगने वाला टाइम इंटरवल समांतराल अधिक है। तो जो चलती हुई फ्रेम है, मूविंग रेफरेंस फ्रेम है, गतिशील निर्देश तंत्र है, उसमें समय धीमा हो जाता है। ठीक है, काल विस्फारण, टाइम डायरेक्शन, मूविंग, इसीलिए कहते हैं मूविंग क्लॉक्स रन स्लो, गतिशील घड़ियां सुस्त चलती हैं। गतिशील घड़ियां, गतिशील फ्रेम वाली जो घड़ियां है, मूविंग फ्रेम में जो क्लॉक है वो टाइम को लंबा नोट करती है, उसी टाइम इंटरवल को, जिसको स्थिर फ्रेम वाली घड़ी छोटा शॉर्ट इंटरवल नोट कर रही। तो ये भी एक फेमस कोट है, मूविंग क्लॉक्स रन स्लो, और ये सापेक्षिकी परिघटना के कारण है। लेकिन फिर हम अपने डे टू डे लाइफ में इसको ऑब्जर्व क्यों नहीं कर पाते हैं? आप कार में बैठे हो, आपकी घड़ी भी वही समय बता रही है, 2 घंटाओं के बीच का इंटरवल वही बता रही है जो रोड साइड पे या भूमि पे कोई प्रेक्षक खड़ा है उसकी घड़ी जो टाइम इंटरवल बता रही है। तो हम डे टू डे लाइफ में इसको ऑब्जर्व क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि डे टू डे लाइफ में जो v है, रेफरेंस फ्रेम का वेग, वो c से बहुत 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 कम होता है, वेरी वेरी लेस। तो इस हिसाब से v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर 1 से बहुत छोटा होगा, और इसलिए ये वाला पद नगण्य, नेग्लिजिबल हो जाएगा, और इसलिए डेल्टा टी डैश और डेल्टा टी लगभग बराबर होता है। लेकिन आपेक्षिकीय वेगों के लिए, फॉर रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी मतलब c के आसपास के वेग, वेलोसिटी इज इक्वल टू c, उस केस में ये 1 के कंपेरेबल होगा। तब हमें ये देखने को मिलेगा कि चलते हुए फ्रेम वाली घड़ी में समय अंतराल अधिक होता है स्थिर स्टेशनरी क्लॉक के मुकाबले। तो ये दूसरा परिणाम था, और कितने इंटरेस्टिंग है कि लंबाई संकुचित दिखाई देगी। और एक चीज और है, जो हमने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लंबाई में संकुचन और काल विस्फारण, टाइम डायलेशन दोनों फिनोमेना पढ़े ना, ये भी आपस में म्यूचुअली रिलेटिविस्टिक होते हैं कि एस डैश वाले ऑब्जर्वर को एस की घड़ी धीमी फास्ट लगेगी, और एस वाले को एस डैश, मतलब जैसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी हुआ तो क्या होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रहे हैं। एस वाले के लिए एस डैश मूव कर रहा है, लेकिन एस डैश वाले के लिए एस वाला ऑब्जर्वर मूविंग है ना, क्योंकि आप जिस रेफरेंस फ्रेम में होते हो आप हर चीज उसी के हिसाब से ऑब्जर्व करते हो। इसलिए ये जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन है, इंटरेस्टिंगली ये म्यूचुअली रिलेटिविस्टिक है। ठीक है, कि एस डैश वाले ऑब्जर्वर के लिए एस वाले की छड़ कॉन्ट्रैक्टेड है। अगर एस में बैठा हुआ कोई ऑब्जर्वर है, वो एस डैश वाले की छड़ को देखेगा तो उसको भी एस डैश वाले की छड़, रॉड कॉन्ट्रैक्टेड, संकुचित दिखाई देगी। इसी तरह से घड़ियों का भी वही है, टाइम इंटरवल का भी वही है कि एस वाले को लगेगा कि एस डैश वाले का समय ज्यादा है, या वो ज्यादा टाइम इंटरवल नोट करा, और एस डैश वाले को लगेगा कि दोनों के बीच में म्यूचुअल रिलेटिविस्टिक फिनोमेना होते हैं, जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।